Good morning. Now we are continuing from our previous topic of autotrophic nutrition. Now we move on to heterotrophic nutrition. Now, as the term itself suggests, there are two words which make up the term heterotrophic. One is hetero and the other is trophic or troph. Now, as stated earlier, अगर आप हर एक टर्म का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लोगे, देन यू नीड नॉट मेमोराइज द कंप्लीट डेफिनेशन और आप एग्जाम में अपने आप से डेफिनेशंस फ्रेम करके लिख सकते हो. सो हियर वी हैव टू टर्म्स विद इन द टर्म हेटेरोट्रॉफिक. वन इज हेटेरो, द अदर इज ट्रॉफिक. हेटेरो मीन्स डिफरेंट and trophic comes from food or nutrition. So basically, if we look at the definition of the term heterotrophic nutrition, it means a nutrition wherein the organism derives its food from different sources. ऑटोट्रॉफ से अलग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग सोर्सेज यूज़ करता है. जैसे ऑटो मीन्स सेल्फ, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेल्फ प्लस फूड दैट इज ट्रॉफ, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना खाना बनाता है. बट इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड. कहीं कहीं सीधे, जस्ट लाइक एन एनिमल लाइक काउ विच कंज्यूम्स ग्रास. ग्रास अपने आप में ऑटोट्रॉफिक है. काउ ने ग्रास को कंज्यूम करा तो काउ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर इट्स न्यूट्रिशन. बट एन एनिमल लाइक डियर विच इज़ ईटन बाय लायन, तो लायन ने ग्रास नहीं खाया, लेकिन लायन ने डियर को खाया जिसने ग्रास खाया है. सो इनडायरेक्टली लायन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन. Now we observe that जैसा कि नाम है heterotrophic, what we see is that there are different modes or different types of heterotrophic nutrition. There are different methods in which organisms obtain their food. The first one is saprotrophic. सेप्रोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर कंज्यूम करते हैं. ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई विच कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग मैटर. फंजाई लिव्स ऑन डेड bark of trees like mushrooms. They consume stale food, again dead food. Whatever we throw away, peels of vegetables, leftovers, they are consumed by fungi. So they depend on dead and decaying matter. ऐसे न्यूट्रिशन को हम saprotrophic न्यूट्रिशन कहते हैं. Then next type of nutrition is parasitic. So saprotrophic, then parasitic. Parasites are those organisms which live on another organism, derive their nutrition from that organism, and in turn harm that organism for their own benefit. दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं, उसका न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद जीते हैं. अब उनकी लोकेशन पे बेस्ड पैरासाइट्स दो तरह के हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, that is ectoparasites and endoparasites. Now, as said just a little time ago कि आप वर्ड्स का मीनिंग समझ के चलो, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं. एक्टो मीन्स आउट, एंडो मीन्स in. So ectoparasites are those parasites which live outside the body of their host.
फॉर एग्जाम्पल द हेड लाउस, जनरली छोटे बच्चों को बालों में जूं हो जाती थी, अब तो फिर भी कम होती हैं, बट दैट हेड लाउस जो उनके बालों के अंदर रहती है पर बॉडी के बाहर है, वो न्यूट्रिशन ब्लड सक करके लेते हैं लेकिन वो बॉडी के बाहर हैं, सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स। वहीं दूसरी तरफ एस्कैरिस या टेपवर्म जैसे पैरासाइट्स जो इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से वो अपना फूड डिराइव करते हैं, सो दे आर एंडोपैरासाइट्स, एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स। द थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is known as symbiotic nutrition. Symbiotic is a type of mutualistic relationship. You help me, I help you. जहाँ पे दो organisms एक साथ survive करते हैं and एक दूसरे के survival में help करते हैं. Example lichens. Now, lichens अपने आप में दो organisms के बने हैं, algae और fungi. algae autotrophs हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे lichens जिंदा रहते हैं, जहाँ पे where the places where lichens live, from those places algae cannot derive the basic requirements of autotrophic nutrition. वो water नहीं absorb कर पाते क्योंकि dry surfaces होती हैं, maybe the surface of a stone, bark, तो वहाँ से fungi water और दूसरे nutrients निकालता है और उनको algae को देता है, algae food बना के fungi को देता है. So both help each other in their survival, symbiotic relationship. एक दूसरा एग्जाम्पल आता है बिटवीन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम लिविंग इन देयर रूट नोड्यूल्स. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम, दे आर एबल टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, दैट इज सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर प्लांट्स ले सकते हैं. द प्लांट्स मेक द फूड provided to the bacteria provide the plant with nitrates and nitrites that are needed by the plants for the growth and development. Last type of heterotrophic nutrition is known as holozoic nutrition. Again, zoa meaning animal like. जो एनिमल्स वाला मेथड है, यहाँ एनिमल्स से मतलब है हायर एनिमल्स, एनिमल्स लाइक मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन दिखता है उसको हम होलोजोइक कहते हैं. तो बेसिकली अगर हम सिर्फ अब होलोजोइक न्यूट्रिशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, सो वी गेट वन मोर टर्म एसोसिएटेड विद होलोजोइक, दैट इज होलोफिटिक. ना फिटिक मीनिंग प्लांट. तो एक हुआ एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, एक हुआ प्लांट लाइक न्यूट्रिशन. होलोफिटिक न्यूट्रिशन जिसके लिए एक दूसरा टर्म आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर द प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू द रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड यूटिलाइज द सनलाइट टू फॉर्म carbohydrates which are used by the plants to meet its energy requirements. लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल लाइक होता है, wherein solid food is consumed. अभी आपने जो सिम्बायोटिक, पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी, वहाँ पे जनरली अब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का डायरेक्टली, और अब्जॉर्प्शन में इट इज़ द लिक्विड फॉर्म विच इज़ बीइंग कंज्यूम्ड by the organism. But in case of holozoic nutrition, solid food is taken in. So holozoic nutrition is it becomes a lengthy process. Holozoic.
animal like, wherein solid food is being consumed by the animal. So obviously उसका न्यूट्रिशन डिराइव करने में जहाँ पे लिक्विड फॉर्म थी, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म हो, वो ईजिली फूड को यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन जब एक सॉलिड फूड का मैटर आ गया तो वहाँ पर डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा. और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के अपने आप में 5 स्टेप्स हो जाते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन मीनिंग टेकिंग इन ऑफ फूड, खाना खाना, बॉडी के अंदर लेना. वो चाहे किसी भी मेथड से लिया जाए. मेथड थोड़े अलग अलग हो सकते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, चाहे काउ ईटिंग ग्रास हो या अ लायन कंज्यूमिंग अ डियर हो. मेथड कैन बी डिफरेंट बट द प्रोसेस इज इंजेशन. नाउ इन मीन्स इनसाइड, अंदर लेना, जस्ट टेकिंग इन. सो इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड. इसके बाद आता है डाइजेशन. डाइजेशन हम यूं ही बोल देते हैं, कभी भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन डाइजेशन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. द टर्म डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फूड. फॉर एग्जाम्पल यू ईट राइस. अब राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स स्टार्च को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. सो वो स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उससे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सुक्रोज विच इज़ अ डाइसैक्राइड, और सुक्रोज से फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज, द वन विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ईच एंड एवरी सेल. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. द थर्ड स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्प्शन. नाउ व्हाई दिस अब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स? अब्जॉर्प्शन क्या है और क्यों? अभी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करा है. बॉडी बड़ी है एनिमल की, ऐसा है नहीं कि जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल हुआ फूड वहीं पर यूज़ होना है. लेट्स से ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का डाइजेशन मेनली स्टमक से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंटिन्यूड रहता है. तो सिर्फ हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन ही प्रोटीन्स के सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड्स को नहीं यूज़ करते. वो अमीनो एसिड्स पूरे बॉडी में राइट फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीइंग यूज्ड. सो ऑब्वियसली दे नीड टू मूव अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे काम आता है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्ब कौन करेगा? बाय ब्लड. ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड, मोस्ट ऑफ, इनफैक्ट ऑल द मैमल्स, इट इज़ द ब्लड विच अब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड फिर उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घुमाता है, ताकि जहाँ पे जिस भी सिंपल फूड मॉलिक्यूल की ज़रूरत हो वो यूटिलाइज किया जा सके. द फोर्थ स्टेप इज असिमिलेशन. अब फूड जो है वो इंटेस्टाइन से निकल के हमारे ब्रेन सेल तक तो पहुंच गया. नाउ द ब्रेन सेल ऑल्सो नीड्स टू यूटिलाइज दैट ग्लूकोज, दैट सिंपल मॉलिक्यूल, टू डिराइव एनर्जी. और उस प्रोसेस को कहा गया है असिमिलेशन. अपने अंदर ले करके यूज करना, दैट इज असिमिलेशन. फाइनल स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ईजेशन. इन अंदर आना, ई बाहर जाना. सो इंजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड अंदर आता है, ईजेशन में वेस्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स this is done by the organ known as anus. Now egestion is quite important, क्योंकि जब हमारे ये कॉम्प्लेक्सेस सिंपल बने तो कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है.
In fact, they are toxic in nature, that is poisonous in nature, so they can harm us rather than be useful for us. So they need to be eliminated from our body, and that elimination is carried out in the process of egestion. Now, these are the 5 steps of holozoic nutrition, and this method, or rather these steps, are seen across a range of heterotrophs, right from unicellular amoeba to complex human beings. But in case of amoeba, the 3 processes, digestion, absorption and assimilation, occur within the cell. So absorption as such हमको observation में नहीं आएगा, but it occurs. Now coming to unicellular organism like amoeba, steps तो यही रहेंगे, ingestion, digestion, assimilation, but वो absorption को हम exactly observe नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक ही सेल है, सारा का सारा प्रोसेस उसी सेल के अंदर होना है, तो क्या अब्जॉर्ब होगा, क्या आगे जाएगा. Now, amoeba is a unicellular protista with no particular shape. जैसे ही उसको फूड, it senses food. As soon as it senses food, it starts moving towards the food. और जब वो मूव करता है तो वो धीरे धीरे अपने सीडोपोडिया बाहर निकालता है. सीडोपोडिया, सीडो, अगेन याद रखने की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर देते हैं. सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. सो सीडोपोडिया, फॉल्स फीट. फॉल्स फीट क्यों? क्योंकि ट्रू फीट ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है कि जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे. किसी भी बॉडी पार्ट से अगर इधर फूड दिखा तो इधर सीडोपोडिया आ जाएगा, इधर फूड दिखा इधर सीडोपोडिया आ जाएगा. दैट इज़ वाई दे आर फॉल्स फीट, दे आर नॉट ट्रू फीट. ये सीडोपोडिया निकल आते हैं. द ऑर्गेनिज्म मूव्स इट्स बॉडी टुवर्ड्स द फूड, और धीरे धीरे ये सीडोपोडिया आपस में जुड़ जाते हैं and the food gets inside the organism. Now this food gets into what is known as a food vacuole. Food vacuole में फूड के साथ साथ अब अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, एंड देयरफॉर इट हैज़ गॉट लाइसोसोम्स ऑल्सो. लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये फूड वैक्यूल फूड और लाइसोसोम के जुड़ने से बनता है, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. तो ये हो गया इंजेशन और यहाँ पे हो गया डाइजेशन. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो फूड वैक्यूल के साथ जुड़ गया है, और लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में यूटिलाइज होते हैं. अब्जॉर्प्शन होगा नहीं क्योंकि उसी सेल के अंदर रहना. सिंपल फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया. दैट सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज दे आर यूटिलाइज बाय द सेल्स, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट, अब इसमें जो कुछ भी बचा है, अगेन इंजेशन का रिवर्स प्रोसेस होगा और वो बचा हुआ वेस्ट बाहर निकल जाएगा. नाउ दिस इज वेस्ट. दिस इज व्हाट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, मेनली प्रोटोजोन्स. बिकॉज प्रोटोजोन्स अगर देखा जाए, प्रोटोजोआ अपने आप में, ये वर्ड प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीनिंग एनिमल, दीज आर कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एनिमल्स, क्योंकि इनके फीचर्स बेस एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी इनके फीचर्स एनिमल लाइक ज़्यादा हैं, तो हम इनको प्रोटोजोआ कहते हैं.
द फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स, जिनसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और एनिमल्स इवॉल्व होते गए. This method of digestion is seen not only in amoeba, it is seen in paramecium and other such protozoans. लेकिन कुछ प्रोटोजोआ हैं लाइक मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहता है एंड इट परफॉर्म्स इट शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. वो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है. यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट विद इन इट, और सनलाइट की एब्सेंस में वो एक हेटेरोट्रॉफ की तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है. सो इट इज़ वेरी व्हाट शुड वी से बड़ा मौका परस्त है. धूप है तो खाना खुद बना लिया, धूप नहीं है तो दूसरे का कंज्यूम कर लिया. Now we move on to the digestive system of man. In human beings, the digestive system overall consists of the alimentary canal that starts from mouth, continues as esophagus, moves on to stomach, small and large intestine, and finally anus. Apart from intestine, there are certain associated glands also with the digestive system. One of the glands is the liver. The other important glands associated with digestive system are the pancreas. Now, digestive pathway starts from mouth. From mouth, now mouth also known as the buccal cavity or the oral cavity. Now, the term oral. Oral means something coming from mouth. अब माउथ के अंदर एक कैविटी है, उसको हम बकल कैविटी भी कह देते हैं, जिसके अंदर टीथ हैं, टंग है, और इसीलिए आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वेर यू जस्ट स्पीक, दे आर रेफर टू एज ओरल एग्जाम्स, ओरल टेस्ट. दैट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम माउथ. तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी, इट हैज़ गॉट टीथ, it has tongue, and it has some glands known as the salivary glands. जो salivary glands हैं, salivary glands में के डबल फंक्शन है. एक फंक्शन है, it doesn't let our mouth get dry. हमारा मुंह या बकल कैविटी अंदर से कभी भी ड्राई नहीं होता. क्यों नहीं ड्राई होता है? Because the saliva is constantly being formed in our mouth. और ये saliva जो है ये क्यों बनता है? Saliva बनता है so that it gets mixed with whatever food we consume. It lubricates the alimentary canal, makes the passage of food from mouth to esophagus easy. दूसरा काम सलाइवरी ग्लैंड्स का है प्रोडक्शन ऑफ सम एंजाइम्स, स्पेशली अमाइलेज. ये अमाइलेज एंजाइम जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, ऐसी भी लिखते हैं और इसका अमाइलेज ऐसे भी लिखते हैं. ये अमाइलेज एंजाइम जो है ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है. अब आप कहेंगे इसका मतलब डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो गया. द आंसर इज यस. द डाइजेशन डज स्टार्ट इन माउथ बट ओनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. अब हाउ आर वी गोइंग टू टेस्ट वेदर डाइजेशन इज अकरिंग इन द माउथ और नॉट? सिंपल. You just take in a spoonful of plain rice, keep on chewing it in your mouth for some time. Chew it for quite some time. Immediately अगर आप उसको ingest swallow कर लेते तो आपको नहीं पता चलेगा, but if you retain it in your mouth for some time तो उस पर salivary glands का ये salivary amylase act कर पाता है और फिर starch से sucrose बन जाता है. Now sucrose is sweet in taste.
So, and this is the reason why after consumption of rice, our mouth feels sweet from inside. In fact, even after eating chapati or potatoes for that matter, if salt is not added, we get that sweet feeling in our mouth, and that is an indication that the starch is converted into sucrose. So digestion has started from mouth, and from mouth now the food moves to esophagus. Esophagus हमारे ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, एंड सिंस आवर माउथ इज ऑल्सो कनेक्टेड वाया ग्लॉटिस टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जब भी हम कुछ स्वॉलो करते हैं तो वो हमारे एसोफेगस में जाना चाहिए, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैकिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, कवर होता है, जिसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। नाउ एपी मीन्स अबव, ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस मीनिंग अबव ग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि पैसेज माउथ का एसोफेगस से कनेक्टेड रहे, ट्रैकिया से कट हो जाए, लैरिंक्स से कट हो जाए, सो दैट द फूड मूव्स राइट फ्रॉम माउथ इनटू एसोफेगस एंड नॉट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये फूड इंटरफेयर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करेगा एंड वील एंड अप कफिंग। इसीलिए कहते हैं कि हमें खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन वी स्पीक वी नीड दैट ग्लॉटिस टू बी ओपन एंड क्लोज्ड एज पर द वर्ड्स वी आर स्पीकिंग। तो उसमें अगर हम खाना खाते खाते स्वॉलो करते टाइम कुछ बोलेंगे तो हमारा एपिग्लॉटिस पूरी तरह कवर नहीं हो पाएगा, फूड एसोफेगस में जाने के बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने लगेगा एंड विल एंड अप कॉफिंग बैडली। From esophagus, the food moves on to the bag-like structure known as stomach. Now, हिंदी में एक शब्द दो टर्म्स के लिए यूज हो रहा है। हिंदी there is one single term, पेट, but in sciences, stomach and abdomen are two different terms. Abdomen is all the region beneath the diaphragm, whereas stomach is a muscular organ present between esophagus and the small intestine. In Hindi, the correct term for stomach is amashay. Ama meaning something shaped like a mango, aam. Now this stomach is a muscular organ, it contains muscles around it, और esophagus simply food को mouth से stomach में transfer करता है, और उस टाइम पर esophagus और stomach के बीच में कुछ muscles present होती हैं। The muscles are known as sphincter muscles. These sphincter muscles behave just like rubber band. In fact, हमारे स्टमक के दोनों एंड्स पे ये रबर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रबर बैंड्स का काम बैक फ्लो को रोकना है। फूड को स्टमक से एसोफेगस की तरफ नहीं आने देते हैं, एसोफेगस से सिर्फ स्टमक में जाता है, नॉट बैकवर्ड्स। क्यों नहीं जाता? बिकॉज दैट इज नॉट द करेक्ट वे। Now, sphincter muscles, they will open when food through esophagus just reaches the stomach, तब ये sphincter muscle open हो जाएंगी, food goes on from esophagus into the stomach and the sphincter muscles close. Similarly, they'll remain closed from both the ends of the stomach. Digestion of proteins will continue in the stomach, और जब ये process करीब 3-4 घंटे पूरा हो जाएगा, उसके बाद the sphincter muscle between the stomach and the small intestine will open, और फिर वो फूड आगे
इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा। ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देर आर 3 स्फिंक्टर मसल्स, 2 present on the 2 ends of the stomach, the third one is present at the anus. While the first 2 muscles are not under our direct control, we cannot control when the esophageal stomach sphincter will open or when the stomach duodenal sphincter will open. But the anus sphincter muscle is slightly under our voluntary control. And that is why you are able to move to the washroom before you ingest the stool from your body. Now what happens in the stomach? इस stomach में there are 3 secretions. Mucus, concentrated hydrochloric acid and pepsinogen. Mucus is a substance, the consistency of which is quite similar to what comes out from your nose when you are suffering from cough and cold. अब ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग में पूरा एक लेयर मोटी सी बना के रखता है, so that the acid, concentrated hydrochloric acid, does not react with the walls of the stomach, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्टमक भी प्रोटीनेशियस है मेनली नेचर में, सेल्स का बना है. द सेल्स कैन बी destroyed by concentrated HCl and even pepsinogen, the enzyme which acts on proteins and converts into peptones and polypeptides, वो पेप्सिनोजन भी हमारे स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये डाइजेशन ना हो उसके लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है. सेकेंड सिक्रीशन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शंस हैं. एक, it kills any of the harmful bacteria, any of the living organism, microbes basically, which might reach to our stomach knowingly or unknowingly. Second function of this concentrated hydrochloric acid is to make the pH of the stomach very low, that is highly acidic. Why highly acidic? Because the enzyme pepsinogen, which then converts into pepsin, can act only under acidic conditions. From stomach, the food moves on to the small intestine. In the small intestine, further digestion occurs. Polypeptides which are made from proteins in the stomach, they get converted into amino acids. Starch which is present in the food, since all starch is not converted into sugars in the mouth, starch is further digested, fats are digested. If we have, when we are consuming different cells have their DNA and RNA, they are also digested in the small intestine. And for all this digestion, we need a large number of enzymes. These enzymes are provided to the small intestine by pancreas and liver. Now pancreas, they make up different enzymes like amylase. The one which was secreted in through saliva was known as salivary amylase. The one which is secreted by pancreas, pancreatic amylase. Similarly, we have DNAs, RNAs, we have trypsin which converts this complex polypeptides into amino acids. All digestion occurs in it's completed in the small intestine. After digestion, after conversion of substances into the simpler forms, then the walls of the small intestine start absorbing the third step of Holozoic nutrition. They start
absorbing the simplified nutrients. They absorb glucose, they do not absorb sucrose or starch. They absorb amino acids, they do not absorb proteins, complex proteins. They absorb fatty acids and glycerol, not complex fats. Now, the liver, its function is to provide bile juice which converts the pH of the small intestine from acidic to basic. क्योंकि स्टमक में सारा एसिडिक था, वेरी लो पीएच था, लेकिन अब जो एंजाइम्स पैनक्रियाज के एक्ट करेंगे वो बेसिक कंडीशंस में एक्ट करेंगे, तो इसलिए लिवर से सिक्रीशन आता है ना। लिवर का सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड फ्रॉम देयर इट इज़ पास्ड ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एज पर द रिक्वायरमेंट आफ्टर वी कंज्यूम फूड, प्रॉब्ली 4 to 5 hours आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड। तो अब जब सारा कुछ सिंप्लीफाइड हो गया है तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो अब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन हैज़ गॉट what we call villi. Now look at this lumen and look at the lumen below. Now if the lumen of a small intestine would have been like this, the area through which absorption would occur would be very less. To increase this surface area, the inner wall of the small intestine develops these villi. ये एक स्ट्रेट लाइन हुई, ये इस तरह से घूम के है, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बस इतने से ही एरिया में होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. And due to this increase in area, nutrients can be absorbed, more nutrients can be absorbed in the same time. After all this simplified food has been absorbed by the small intestine, the blood takes it through villi. These projections are known as villi. The blood takes in these simplified food to different parts of the body for their further assimilation. Now whatever is left in the small intestine moves on to the large intestine. In large intestine, mainly water and salts are absorbed. And whatever is undigested, whatever is waste, gets stored in the rectum part of this large intestine, from where ultimately it is thrown out of the body through anus. Now, there are large number of digestive enzymes present throughout the digestive tract which help in absorption of food. In salivary glands present in the mouth, starch is getting converted to maltose. In pancreas, again amylase is being secreted which reaches the small intestine, where again starch gets converted to maltose. In small intestine, maltase enzyme is also present which converts this maltose into 2 molecules of glucose. There is lactase which converts lactose into glucose and galactose. So basically सबका simple बनता जाता है small intestine में. In the stomach, pepsin is secreted by the gastric glands of stomach which converts proteins into peptides. In small intestine, pancreas से trypsin आता है जो इन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में फाइनली कन्वर्ट करता है. देयर इज ट्रिप्सिन, देयर आर पेप्टाइडेजेस
जो इनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियेजेस, अगेन पैनक्रियास का सिक्रीशन आता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है, डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड से फाइनली मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी, जीटीपी आर मैन्युफैक्चर्ड। फैट्स का डाइजेशन के लिए मेनली लाइपेजेस यूज होते हैं। लाइपेजेस एक्ट ऑन लिपिड्स और उससे वी गेट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Now, there are few points we need to remember in the complete digestive system. First, peristaltic movement, that there is a rhythmic contraction going on in the muscles of the alimentary canal. This rhythmic contraction actually helps move the food forward. Mainly हमारे esophagus में सबसे ज़्यादा prominent होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हमारे stomach में और intestines में भी होता है। Then we have sphincter muscles, 3 as explained earlier, which prevent the backflow of food. अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर बैकफ्लो फूड का होता ही नहीं है तो हमें बर्पिंग क्यों होती है? Why we get heartburn or why we vomit? In all the 3 cases, something is coming back upwards again. Now, all these 3 cases are exceptional cases actually, when a large amount of gases, especially carbon dioxide, is present in the stomach, that creates a pressure on the esophageal stomach sphincter, और उस वजह से वो स्फिंक्टर ना चाहते हुए भी रिलैक्स हो जाती है, एंड वी बर्प डकार लेना। Second, when there is large amount of acid along with carbon dioxide present in the stomach, then that comes in the mouth and we call it heartburn because we feel it near our heart. Third, vomit. When we have eaten too much, or we have eaten those things which should not be consumed by us, and there is a difficulty in digestion of food in the stomach, then these sphincter muscles, again due to carbon dioxide, they get relaxed and we vomit. Villi, small finger-like projections present in the intestines which increase the surface area for absorption. In large intestine, absorption of water occurs. In small intestine, absorption of simplified food substances occur. Last topic before we end for today is dental caries. Now, dental caries, dental as the word itself suggests, something associated with teeth. Now, what happens when we consume too much of sweet food? These sweet substances are acted on by the bacteria present in the mouth, और ये बैक्टीरिया उस फूड से बनाते हैं फिर एसिड्स। These acids act on the outer layer of the teeth, that is enamel. Although enamel is the hardest part, in fact enamel is considered to be the hardest substance produced by living organisms. लेकिन इन एसिड से ये enamel धीरे धीरे soften होने लगता है, और इनेमल के बाद इनेमल से अंदर वाली लेयर डेंटिन वो भी सॉफ्ट होने लगती है। एज अ रिजल्ट इनेमल का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, दैट इज कैल्शियम इज लॉस्ट, डी मीन्स रिमूवल। अब धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है उन फूड को डाइजेस्ट करते हैं, प्लाक बनता है। नाउ व्हाट इज प्लाक? सिंपली if you have consumed food and you go to sleep without brushing, or you stay for quite long time without brushing your teeth or without gargling your mouth, and then you put in your fingers on your teeth and some whitish powdery substance आता है जो आपके हाथ में, that is plaque. Actually ये plaque है क्या? ये बैक्टीरिया के सेल्स हैं, सिंप्लीफाइड फूड सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर दिए हैं माउथ के अंदर, एंड ये इतने ज़्यादा एसिड्स बन जाते हैं कि सलाइवा जो कि स्लाइटली बेसिक है
वो इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। दिस रिजल्ट्स इन what we call dental caries. In simple language we call them cavities. दांत सड़ जाना। और ये दांत कब सड़ते हैं? अगर ये एसिड्स ज़्यादा बनते चले जाते हैं। And that is why it is said always brush your teeth after consuming food. Because when we brush our teeth or when we gargle our mouth properly after consuming food, we are removing any leftover food from the mouth. और जब माउथ में कोई लेफ्ट ओवर फूड नहीं होगा तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे एंड देन आवर टीथ विल रिमेन सेफ. So this was about digestion, and the previous topic was autotrophic nutrition, the link of which will be provided in the description. You can go through it और फिर वहाँ से आप ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों के बारे में पढ़ सकते हैं. सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास. You can follow me on my Facebook page and Instagram. Thank you.